जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग दिसंबर 2023 यानी ये जो 12 तारीख को आपका पेपर होने वाला है उसी को टारगेट करते हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने कुछ जो है 10 यूनिट्स के जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं उसको हमने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, किसके, आपके इन्वायरमेंट सेक्शन के। क्योंकि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है वो न केवल आपके ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका जो फर्स्ट पेपर कॉमन है वहां से भी क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन लगभग क्या हैं, फिक्स्ड हैं और वहां से आते ही हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका एक पैसेज भी आ जाता है, तो ये जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है वो काफी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि न केवल ये आपका फर्स्ट पेपर में मदद करेगा, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी में हेल्प करेगा और उसी के साथ वो आपका कहीं ना कहीं पैसेज भी कभी कभी क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट से पूछा जा रहा है। और इन्वायरमेंटल जो इशू है वो एक बर्निंग इशू है, इसीलिए इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसको हम इग्नोर पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ कन्वेंशन हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जो है अथॉरिटीज हैं जो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करती हैं। तो इन सारे लेवल के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी को हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही बेहद जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज बनाए गए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए। ये पीआईक्यू तो नहीं है, कुछ इसमें नए क्वेश्चन डाले गए हैं। लगभग ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसमें 90% नए क्वेश्चन हैं। नए कहने का मतलब है जो वो पीआईक्यू की तरह नहीं है। तो इसको आपको काफी क्या करना है, ध्यान देना है और अच्छे से उसको क्या करना है, देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन आज का कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इधर आपके कुछ कॉन्फ्रेंस या रिपोर्ट के नाम दिए गए हैं और इधर उसकी पब्लिश के ईयर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से तो आना आपका क्या है, तय है। जैसे पहला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पे जो अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और रियो कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आपको बताना है कि ये कुछ कॉन्फ्रेंस है और रिपोर्ट्स के नाम, जैसे आईपीसीसी क्या हो गया, रिपोर्ट्स हो गया और इधर ईयर दिए गए हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था ये जो है 2022 में ये ऑनलाइन हुआ था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हर जो है साल होता है और जो हर साल इनकी बैठकें होती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको बोलते हैं कॉप, बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम यानी जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी है। और जो फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, जो हर 2 साल पे जारी होती है, ये आई थी 2007 में। और रियो कॉन्फ्रेंस जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ब्राजील का एक बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पे बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं। ये अपने आप में जो है इन्वायरमेंट के जो है एक दिशा में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा कदम था। यहाँ पर सारे देश जो भी इसके जो है मेंबर हैं, तो यहाँ पर सारे देश इकट्ठे हुए थे और बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे और बड़े बड़े क्या हुए थे, समझौते हुए थे और बहुत सारे कुछ जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन निकल के सामने आया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा और बी का 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन, डी इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच कंट्री, यानी जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट आती है, पर्यावरण प्रभाव आकलन की मतलब इस पूरे जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको ह्यूमन ने कितना डिस्ट्रॉय किया है, क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे जो रिलेटेड रिपोर्ट आती है उसको पहली बार कहाँ से प्रकाशित किया गया था, यानी किस कंट्री के द्वारा, कनाडा के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, नॉर्वे के द्वारा की यूएसए के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। यूएसए के एक जो है एक जो है बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे, जिनका नाम था रेचल कार्शल। ठीक है, RACHEL
और कॉर्सर, तो रैचल कॉर्सर जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। आप लोग थोड़ा गूगल कीजिएगा, तो ये साइलेंट स्प्रिंग नाम का पुस्तक था। और इसमें इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट का लगातार ह्यूमन जो है इंक्रोचमेंट कर रहा है, लगातार उसको पोल्यूट कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्या की, बात की। और जब इनकी पुस्तक बाहर आई, यानी जब पब्लिश हुई, तो पूरे विश्व में एक तरह से हाहाकार मच गया कि ऐसे जो है इन्वायरमेंट में क्या चेंज आने लगे। और तभी से क्या होने लगा कि इन्वायरमेंट पे फोकस किया जाने लगा, और हर देश के द्वारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाने लगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत सारे क्या हुए, कार्यक्रम हुए। तो इनका नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैचल कॉर्सर का, और इनकी बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने ही सर्वप्रथम इन्वायरमेंट जो है इससे रिलेटेड बात की थी, और इसको, ये कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, यानी एक कन्वेंशन हुआ है, समझौता हुआ है, वेसल कन्वेंशन, तो इसका कह रहा है कि ये संबंध किससे है। तो ऑप्शन है, ये वेसल कन्वेंशन जो हुआ था ये 1989 में हुआ था। कहाँ पे, 1989 में हुआ था। ओजोन लेयर डिप्लीशन से, यानी ओजोन लेयर के क्षय से, क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से, या अर्थ समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, यानी पृथ्वी सम्मेलन और जो है सतत विकास से, या हजार्डियस वेस्ट एंड दियर डिस्पोजल, यानी जो खतरनाक पदार्थ होते हैं, जैसे बात किया जाए जो बहुत सारे ऐसे खतरनाक पदार्थ निकलते हैं आपकी इंडस्ट्रीज से, उसके डिस्पोजल एंड उसके वेस्ट के डिपोजिशन से है, ठीक है, कि कहीं पर उसको अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसल कन्वेंशन 1989 में अपनाया गया था, जिसका काम क्या था कि जितने भी हजार्डियस वेस्ट हैं, उसको पहले क्या होता था कि कोई भी हजार्डियस वेस्ट जो होता था, जैसे बात किया जाए कि आपने एक घटना सुना होगा कि मीन माता जो रोग होता है वो पारे की अधिकता से जब जल में हो जाता है, तो पहली बात जापान ने क्या किया था, इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वाटर था उसमें पारे की मात्रा बहुत ज्यादा थी, मर्क्यूरी की, और उसको वाटर में जो है बिना ट्रीट किए वहां पर डाल दिया गया था। तो ये क्या करता है कि ये बेसल कन्वेंशन हुआ कि हम किसी प्रकार के जो हजार्डियस मटेरियल होते हैं उसको हम ऐसे जो है कहीं पर भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको एक अच्छे तरीके से प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, यानी ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद अच्छे से उसको डिस्पोज किया जाएगा। तो ये जितने भी इसके जो है मेंबर हैं उसको ये संधि मानना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पुनः एक कन्वेंशन प्रोटोकॉल के नाम दिए गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिटी का नाम बताना है कि किस सिटी में हुआ था। जैसे आपका है क्लाइमेट चेंज हो गया, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, या वेटलैंड हो गया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो प्रोटोकॉल या कन्वेंशन हुआ है 1997 में एक हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, जो है आपकी जापान के एक शहर था, इसका नाम क्या था, क्योटो। ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है। और अगला है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये सम्मेलन हुआ था आपका वान जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, वान जर्मनी में हुआ था, 1979 में ये कन्वेंशन हुआ था, और जो फोर्स में आया था वो 1983 में फोर्स में आया था। एक होता है समझौता हो जाना, और एक होता है लागू होना। जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तो क्या हो गया, जो है समझौता हो गया कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे ग्रीन हाउस से रिलेटेड, लेकिन ये लागू यानी प्रभावी कब से हुआ, 2005 से हुआ, यानी 2005 से मानना इसको बाध्य कर दिया गया। तो उसी प्रकार से वान कन्वेंशन 1900 जो है 79 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ, 1993 में। ओजोन डिप्लीशन, आपको पता है कि ओजोन डिप्लीशन से संबंधित बहुत सारे सम्मेलन हुए, जिसमें एक सम्मेलन का नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ का सिटी है, कनाडा का है। और वेटलैंड से संबंधित जो पहला कन्वेंशन हुआ उसका नाम है रामसर कन्वेंशन, और रामसर सिटी कहाँ पे है, कैस्पियन सागर के दक्षिण में एक शहर है ईरान का, जिसका नाम है रामसर। ये कहाँ पर है, ईरान में है। तो राइट आंसर 2143, तो 2143 यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि which of the following multilateral convention seeks to protect the human health and environment from persistent organic pollutant। ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से मल्टीलेटरल कन्वेंशन यानी बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ था जो ह्यूमन के हेल्थ से संबंधित जो एक प्रदूषण है उसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, तो इससे संबंधित बात करता है। ऑप्शन है वन कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, या वेसल कन्वेंशन। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट किसे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा दिनों तक आपके इन्वायरमेंट में रहते हैं और खत्म नहीं होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो इससे संबंधित जो बात की गई थी वो बात की गई थी आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन में। कहाँ पे, स्टॉकहोम कन्वेंशन में, जो कि कब हुआ था, 2000
1 के आसपास हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल अ प्रपोजल ऑफ 30% कट इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाज प्रेजेंटेड बाय आइसलैंड नेशन दैट वुड बी अचीव्ड बाय द ईयर ऑफ। ये कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक प्रपोजल प्रस्तुत किया गया था कि हम 30% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करेंगे। जो किसके द्वारा ये जो है प्रपोजल यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो आइसलैंड के आइसलैंडिक कंट्री है, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है। तो ये कहा गया था कि कब तक ये लक्ष्य आप अचीव कर लेंगे। ऑप्शन है 2005 से 6, 2000 से 2004, 2008 से 2012, 1997 से 2000। तो ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है, ये 2008 से 2012 में ही इसको जो है लक्ष्य को अचीव करने का बात की गई थी, लेकिन अचीव नहीं किया जा सका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको सही बताना है। पहला कह रहा है कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, उसका संबंध किससे है, ओजोन क्षय से है। तो बात क्या है, बिल्कुल सही है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। अगला है कि द बॉन कन्वेंशन ऑफ 1979 डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी जो वान कन्वेंशन हुआ था जर्मनी में 1979 में, वो किससे संबंधित था, वो जो स्पीसीज माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान थे, उसके संबंध में उसके व्यवहार का अध्ययन करना था। इलीगल जो है माइग्रेशन तो नहीं हो रहा है स्पीसीज का, इन सारे पहलुओं को क्या करता है, ये असेसमेंट करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द बेसल कन्वेंशन ऑफ 1989 रेगुलेट्स द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ट्रांजिट, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है जो बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था, वो जो एक जो है बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री नहीं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या जो है उन्हीं के बारे में क्या करता है, ये ऑब्जर्वेशन करता है, उसी के बारे में ये उसके प्रोटेक्ट से संबंधित बात करता है। तो ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1979 में जो बेसल कन्वेंशन हुआ था, उसका संबंध किससे था, हैजार्डियस मटेरियल के जो है अच्छे अच्छे तरीके से डिस्पोजल से संबंधित था, ना कि इससे था। अगला है कि रॉटरडम कन्वेंशन ऑफ 1998 डील्स विद द कंसेंसुअल इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्टेन हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। तो ये भी क्या है, 1900 जो रॉटरडम कन्वेंशन हुआ था 1998 में, उसका संबंध क्या था, ये जो इसका बिजनेस होता है कि इसका हैजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड से, उससे उस पर ये क्या करता है, नजर रखता है कि ऐसा कोई केमिकल तो नहीं बेचा खरीदा जा रहा है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा क्या हो, नुकसान हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी तो आपको पता ही है, सही है, ए बी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है। पहला है कि नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। साइट्स एक समझौता है जो कि 1975 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2010 में हुआ था, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, स्टॉकहोम कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस दोनों अलग अलग हैं। ये जब हुआ था, ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था, न कि 2010 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन द बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट, यानी जो बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, उस रिपोर्ट का संबंध किससे था। उसमें क्या कोई पलूटर पेज प्रिंसिपल थे, उसमें पलूटर यानी जो प्रदूषण फैलाने वाले चीजें होती हैं उससे संबंधित कुछ सिद्धांत थे, या उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की ऐसी कोई बात की गई थी, या उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से संबंधित कोई बात किया गया था, या बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी की बात की गई थी। तो आपको बताना है कि जो ब्रटलैंड कमीशन आया 1987 में रिपोर्ट जारी किया, उसमें किससे संबंधित बात हुई थी। तो उसमें किससे संबंधित बात हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा को उसमें बताया गया था, जो कि क्या है कि वर्तमान पीढ़ी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं या इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें भविष्य की पीढ़ियों से समझौता नहीं करना है, यानी हमें संसाधनों का ऐसा मैक्सिमम जो है या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि न केवल वर्तमान की पीढ़ी की सारी आकांक्षाओं की पूर्ति है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी कुछ ना कुछ रहे, वो क्या रहे, शेष रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स या प्रोटोकॉल दिए गए हैं और इधर आपको ईयर पे मैच कराना है, यानी ब्रटलैंड कमीशन कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, अर्थ समिट कब हुआ और पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ। तो बात किया जाए ब्रटलैंड कमीशन की, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कब था, 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। और अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में। और पेरिस एग्रीमेंट पे जो साइन हुआ था वो 2016 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3124, 3124, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मेन टास्क ऑफ दिस कन्वेंशन वाज टू फाउंड आउट मेजर्स टू टैकल द राइजिंग ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हिच कॉन्फ्रेंस हैड दिस ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस के नाम दिए गए हैं और उसमें बताना कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें किसकी बात की गई थी, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात की गई थी, पर्यावरण और जो जैव विविधता है उसके संरक्षण की बात की गई थी और सतत विकास को बढ़ावा देने की बात की गई थी। इतने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस प्रकार के या किस कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे। रियो समिट जो 1992 में हुआ था, सेकंड अर्थ समिट, द्वितीय जो है अर्थ समिट में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था। तो आपको बताना है किसमें ये सारी बातें कही गई थी। तो ये सारी बातें किसमें कही गई थी, जो 1992 में रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट हुआ था उसी में ये सारी बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इन द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इंटेंड टू बी अचीव्ड बाय द ईयर, यानी जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्राम है वो किस वर्ष, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 के आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो निश्चित तौर पर आप कम से कम 2 क्वेश्चन लोगों से क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये लिख के आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की बात की गई है, कब की गई है, 2022 में, 2030 तक, 2020 तक या 2025 तक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2030 तक हमने टारगेट किया है। और अभी जो रिपोर्ट आती है इसका, क्योंकि जब हर साल जब हम कितना कुछ काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, तो अभी ऐसा लग रहा है कि भारत इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत सारे कंट्रीज में पीछे हैं। 2030 तक अचीव होने की संभावना ना के बराबर दिख रही है। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कब हुआ था, 1997 में। ये किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के कंट्रोल से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कि कौन 6, इसमें देखा जाए तो 6 प्रकार की गैसों को लिया गया था जिसको क्या घोषित किया गया था कि ये गैसें कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ये नोट कर लीजिए, ये जो है ये आउट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में ये पहले से आउट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। यहाँ पर आपसे 6 गैसों का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए इस गैस में, उसी में से 2 गैस को दूसरा नाम दे दिया जाएगा और 4 जो मेन इसमें था उसका नाम दे दिया जाएगा। और आपसे पूछा गया कि भैया ये बताइए कि इसमें से कौन सी जो गैसें हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान शामिल की गई थी। तो ये आपको बहुत अच्छे से गूगल करके ध्यान रखना है, गूगल करके आप लोग नोट बना लीजिए इसका कि कौन कौन सी 6 गैस क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल की गई थी। और इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी गैसें शामिल नहीं थे। ऑप्शन है परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें डी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल नहीं है, बल्कि ये 3 शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 6 हमने बताया है, 3 तो आप यही नोट कर लीजिए, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी 3 आपको क्या करना है, नोट करना है गूगल करके, कहीं से भी आप क्या कीजिए इसको नोट कीजिए। ये एग्जाम आउट क्वेश्चन है, पहले से आपको समझ लीजिए। अगला अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, उसमें से कौन सा आपका नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ऑप्शन है नो पॉवर्टी, क्लाइमेट एक्शन, जेंडर इक्वालिटी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका डी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट किसी प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। अगला अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड रिपोर्ट, यानी जो कुछ अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुए हैं या रिपोर्टें आई हैं उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंटेन 28 प्रिंसिपल्स
कंसर्निंग द इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, स्टॉकहोम घोषणा पत्र आया था, उसमें 28 सिद्धांत शामिल थे जो कि किससे संबंधित थे, पर्यावरण के विकास से संबंधित थे, यानी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। तो ये बात सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ये डिक्लेरेशन हुआ था उसमें 28 प्रिंसिपल नहीं बल्कि कितने प्रिंसिपल शामिल थे, 26 प्रिंसिपल शामिल थे। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा है कि आवर कॉमन फ्यूचर वाज द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा, वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कि किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, 1987 में जो रिपोर्ट आई थी उसी के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज रियो 10, ठीक है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रियो 10 हुआ था, ठीक है, सॉरी, जो वर्ल्ड समिट हुआ था उसको हम रियो 10 के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि जो अर्थ समिट हुआ था, ये 10वां अर्थ समिट की बात किया जाए तो पहला 1992 में हुआ था और 10वां 2012 में हुआ था। तो इसको हम रियो प्लस 10 के नाम से भी जानते हैं और किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो ये भी क्या है, सही है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोड्यूस इज रिपोर्ट नेम द फ्यूचर वी वांट, यानी जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसका नाम क्या था, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। तो ये भी बात क्या है, राइट है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईपीसीसी रिपोर्ट 2021। हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी होती है, किसकी, किसके द्वारा, आईपीसीसी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये 2021 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, राइट है। पहला है, नंबर ऑफ द साइक्लोन्स हैज डिक्रीज एट मिड लेटीट्यूड इन द नदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या है, बात किया जाए मिड लेटीट्यूड एरिया में, कहाँ पे जो है ये बात कर रहा है कि नंबर द साइक्लोन हैज डिक्रीज एट मिड लेटीट्यूड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर बात किया जाए मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, तो ये लास्ट जो है लास्ट हाफ 20 सेंचुरी से देखा जा रहा है कि जो साइक्लोन है उसकी क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है, साइक्लोन कम आ रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इंक्रीजिंग द मीन सी सरफेस टेम्परेचर इज एन इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर टू लीडिंग द पोलवार्ड शिफ्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये कह रहा है कि जो सी सरफेस का टेम्परेचर क्या है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण जो आपका जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन है वो किधर जो है शिफ्ट कर रहा है, जो है पोल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये बातें भी सही है और ये बात भी क्या है, दोनों राइट है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द सिटी दैट हैज कंसिस्टेंटली टॉप्ड द ग्रीन सिटी इंडेक्स, यानी जो ग्रीन सिटी इंडेक्स है, ग्रीन सिटी इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जो लगातार क्या कर रही है, टॉप कर रही है। ग्रीन सिटी इंडेक्स का संबंध है कि जो शहरों का एनवायरनमेंट होता है, कि आपके शहर में जो है देखा जाए तो जो अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कितना बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे ये ग्रीन सिटी का इंडेक्स बनाया जाता है। तो इसमें है एम्स्टर्डम, वियना, कोपेनहेगन, हेलेंस्की। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डेनमार्क की राजधानी जो कोपेनहेगन है लगातार ग्रीन सिटी इंडेक्स में टॉप रैंक पे है। अगला है कि which of the following organization has launched 1 trillion tree initiative to grow, restore and conservation, ठीक है, 1 ट्रिलियन ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड 2030, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 1 ट्रिलियन ट्री लगाने की बात की गई है, उसके विकास की बात की है और उसके संरक्षण की बात की है, किस सन तक, 2030 तक ये काम ये करने वाला है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूएनईपी ने किया है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ ने किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किया है, या ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ने किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 1 ट्रिलियन ट्री 2030 तक लगाने की, उसके संरक्षण की, उसके विकास की बात की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। अगला है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है,
ऑप्शन है अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, अ पॉलिसी फॉर माइग्रेंट वर्कर से संबंधित है, अ पॉलिसी टू इंक्रीज वीमेन लिटरेसी से है, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का संबंध वही रियो जो है रियो में अर्थ समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उसमें बहुत सारे जो है डिसीजन लिए गए थे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई थी, बायोडाइवर्सिटी पे बात हुई थी, जो है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। तो इसका संबंध जो था वो ग्लोबल एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं, लिस्टिंग की गई है, तो कुछ सम्मेलन है और उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं, डिसीजन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो यूरोप में कंट्री है। तो यहाँ पर किससे संबंधित बात की गई थी, ओजोन के कंजर्वेशन से संबंधित बात की गई थी। टोरंटो जो समिट हुआ था वो बात किया गया था चेकिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की, कि आपका इस हम चेक करेंगे लगातार कि ग्रीन हाउस का एमिशन कितना हो रहा है। और सेकंड वर्ल्ड क्लाइमेट समिट की जो बात की गई थी उसमें बात की गई थी रिड्यूस इन CO2 इमिशन बाई 20%। और क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको पता है 1997 में किससे था, मेकिंग 5.2% कट इन कार्बन एमिशन से था, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, यानी ये हो जाएगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये कुल मिलाकर हम आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपोर्ट से हैं, सम्मेलन से। यहीं पर आपको क्या होता है, लगातार कंफ्यूजन होता है। बाकी जो छोटे छोटे यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमने बात किया था कि जो है ट्रॉपिक लेवल क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायो एक्युमुलेशन क्या होता है, जो है फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी कैसे, हॉट स्पॉट क्या है, होप स्पॉट क्या है, ये सारे जो टर्म हैं, ये सारे जो है वर्ड आपको बताया जा रहा है, इस वर्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी न किसी प्रकार से इन्वायरमेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हैं, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया है CO2 वाला काम वो आपको कर लेना है। जो 6 प्रकार की गैसें शामिल हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, और वहां से आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कुछ नए जो है आपके क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे पे। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।